हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ली डोंग रोजी को बेसमेंट में लेके आ गया होता है। ली डोंग सोच रहा होता है हमेशा एरोगेंट बनने वाली रोजी कितनी बेबस पड़ी हुई है ना। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि अब तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। अब तुम वो चाबी बनोगी जो कि मेरे लिए वांग फैमिली तक पहुंचने का रास्ता बनेगी। मेरे को तो उस कमीने सू चेन का चेहरा देखना है। जब तुम मेरे लिए उसको रिजेक्ट करोगी ना, तब देखते हैं कि आखिर वो क्या करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उड़ते हुए एक निडल आके ली डोंग के गले पे लगती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पहले हो जाती है। सू चैन बोल रहा होता है तुम शहर के लोग ना बड़े ही अजीब होते हो। जब तुम्हें खुद से कोई वीक मिलता है तो उनको बुली करने लगते हो, और जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग दिखता है तो उसको कुत्ते बन जाते हो। तुम्हारा खुद का ना कोई कैरेक्टर नहीं होता। तुम्हें लोगों को परेशान करने में बड़ा ही मजा आता है ना। मैं तुम्हारी वो हालत करने वाला हूँ कि तुम जिंदगी में ना खुद से एक गिलास पानी भी नहीं उठा पाओगे। फिर वो ये बोलते हुए ली डोंग को उठा के साइड में फेंक देता है। सू चैन बोल रहा होता है तुम्हें अपनी इस गलती पर ना जिंदगी भर रिग्रेट होगा और तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे। फिर वो रोजी को उठाते हुए बोल रहा होता है चलो तो काफी अच्छी बात है कि मैं टाइम पे पहुंच गया, वरना अगर यहाँ पे कुछ भी गलत हो जाता तो पता नहीं मैं ग्रैंडपा को क्या आंसर करता। तभी जो रोजी होती है वो बेहोशी में ही सू चैन को पकड़ लेती है। सू चैन बोल रहा होता है ऐसे ब्यूटीज को बचाने के ना बड़े ही फायदे होते हैं। फिर वो बाहर आते हुए एक वेटर से बोलता है कि फटाफट से पे गाड़ी मंगाओ और एल्डर वांग को बोल देना कि मैं जा रहा हूँ। वेटर सोच रहा होता है ये तो हमारी फैमिली का वीआईपी कार्ड है। फिर वो झुकते हुए बोल रहा होता है आप यहाँ पे सिर्फ 2 सेकंड के लिए वेट करिए चीफ गेस्ट, गाड़ी ना बस थोड़ी देर में आ जाएगी। आगे जो हमारा सू चैन होता है वो घर वापस आ गया होता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं सू चैन की रोजी को क्या हुआ, क्या इसने ज्यादा पी ली थी क्या, आखिर इसका चेहरा इतना लाल क्यों हो रखा है, कहीं इसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई ना। सू चैन बोल रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ग्रैंडपा, रोजी को ना नशे की दवाई दी गई है। शॉक्ड होते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं क्या, आखिर ये किसने किया। तभी जो सू चैन होता है वो रोजी के अंदर निडल आ जाता है। सू चैन बोल रहा होते है 2 घंटे के अंदर ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इस दवाई का ना कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मेरे को जानना है कि आखिर कौन वो कमीना है जिसने की मैंगहाओ के ग्रैंड डॉटर के साथ में सब कुछ करने का ट्राई करा। अगर मैं यहाँ सब कुछ बर्बाद भी हो गया ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये सब कुछ करने वाले को नहीं छोड़ूंगा। सू चैन बताता है ग्रैंडपा ये सब कुछ करने वाला है ली फैमिली का ली डोंग। सच कहूँ तो उसने जो दवाई दी है ना, वो उसके ऐसे बंदे को मिलना बहुत ही मुश्किल है। हो ना उसके पीछे ना कोई बहुत ही पावरफुल बंदा है जो कि हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए ना ये सब कुछ करवा रहा है। सीन चेंज होता है, हमें झाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है। झाओ ली बोल रहा होता है क्या मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो हो गया क्या। ली हाओ बोल रहा होता है हाँ यंग मास्टर का काम हो गया है। वो जो बेवकूफ ली डोंग है ना, मैंने उसको वो दवाई दी जो कि आपने मेरे को देने के लिए बोला था। उसको तो वांग फैमिली के लोगों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, लेकिन मैंने कैसे भी करके उसको एंटर करवाया। अभी पक्का से वो हमारा ही काम कर रहा होगा। झाओली बोल रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है, ऐसे नहीं तो वैसे जल्दी वांग फैमिली की पार्टनरशिप ना हम लोगों को मिलेगी। उस रोजी को हम लोगों से पंगा लेने का ना बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना होगा। तभी झाओली के फोन पे ली डोंग के डैड का कॉल आता है। झाओली सोच रहा होता है आखिर ली डोंग के फादर ने मुझे क्यों कॉल किया है। जितना बड़ा बेवकूफ वो ली डोंग है ना, हो सकता है कि उसने कोई दिक्कत खड़ी कर दी हो, शायद से इसी वजह से वो कॉल कर रहा है। झाओली बोल रहा होता है ओल्ड मास्टर ली आखिर आपने मुझे क्यों कॉल करा। चिढ़ते हुए ली डोंग के फादर बोल रहे होते इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आखिर मैं क्यों कॉल कर रहा हूँ। आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ में ये क्या कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि आखिर मेरा बेटा पैलेस कैसे हुआ। जब से घर पे आया है अबर डब्बा के अलावा कुछ भी नहीं बोल पाया। शॉक्ड होते हुए झाओली बोल रहा होता है क्या वो पैलेस हो चुका है, पर इस चीज के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ली डोंग के डैड बोल रहे होते वांग फैमिली के बैंकट से ना ऐसे वापस आया है और डॉक्टर ने कहा है कि ये शायद से कभी ठीक भी नहीं हो पाएगा। मैंने जब पार्टी में सभी लोगों से बात करी ना, तो सभी लोगों ने यही बोला कि ये पार्टी में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के पास गया था, एक तो तुम्हारा आदमी ली हाओ और दूसरा मैंग फैमिली की मैंग रोजी। इसी वजह से मेरे को लगा कि तुम्हें वो हो जो कि मेरे को सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। झाओली बोल रहा होते अब जबकि सब कुछ इस मोड़ पे आ चुका है तो मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। लगता है कि आपको पता नहीं है कि आपका बेटा क्या करने की सोच रहा था। मैंग रोजी के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ था, लेकिन मैंग रोजी ने इसको रिजेक्ट कर लिया और शादी कर ली, तो इसी वजह से काफी तक गुस्सा हो गया। और जहाँ तक मुझे पता है आज इसने पार्टी के अंदर कुछ गलत तरीकों का यूज किया था, तो जाहिर सी बात है कि मैंग फैमिली वालों ने इसके खिलाफ एक्शन लिया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रोजी को पसंद करने वाले तो लोग हजारों है, तो उसी में से किसी ने इसकी हालत कर दी होगी। हो ना हुआ तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैंग रोजी की वजह से है। ली डोंग के डैड बोल रहे होते तो ये सब कुछ मैंग रोजी की वजह से हुआ है। उन कमीने मैंग फैमिली वालों को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने कितना कुछ किया था और उन लोगों ने मेरे बेटे के साथ में ये करा। उन लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करा। जल्दी उन लोगों का बुरा बिस्तर ना इस ऐसे उठने वाला है। झाओली बोल रहा होते है मिस्टर ली हम लोग ना सालों से एक दूसरे के लिए पार्टनर के तौर पे काम कर रहे हैं। आपके बेटे के साथ में जो भी कुछ हुआ वो सुनकर मेरे को बहुत ही दुख हुआ। एक बार आप मेरे को ना मेरे दोस्त का बदला लेने का मौका दीजिए। 7 दिन के अंदर मैंग फैमिली वालों को उनके घुटनों पे लेके आऊंगा और आपसे माफी मंगवाऊंगा। और अगर मैं ये काम नहीं कर पाया ना तो मेरा नाम भी झाओली नहीं
ली डोंग के डैड बोल रहे होते हैं ठीक है क्योंकि तुम ली डोंग के बेस्ट फ्रेंड हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। उम्मीद है कि 7 दिन के अंदर तुम अपना काम कर लोगे। फिर वो कॉल रखते हुए बोल रहे होते हैं मेरे बच्चे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जिन भी लोगों ने तुम्हारे साथ में सब कुछ किया है ना वो लोग तो नहीं बचने वाले। वहीं ली डोंग बोल रहा होता है डैड मुझे बचा लीजिए, मैं कोई कोमा वोमा में नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सुना समझ सकता हूँ। पता नहीं उस सूचन ने मेरे साथ में क्या किया जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं सब कुछ देख सुना समझ सकता हूँ। तभी सीन चेंज होता है, वांग फैमिली के होटल का सीन दिखाया जाता है। एल्डर वांग बोल रहे होते हैं ब्रदर जियान जल्दी ही ना मास्टर सूचन यहाँ पे आ जाएंगे, मेरे को पक्का से भरोसा है कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जियांग बोल रहा होते मेरे को भी ना उस बंदे से मिलना है जिसने की एक ही बार में आपका दिल जीत लिया है। ऐसे यंग टैलेंट ना आजकल होते कहाँ है। हम देखते इस बंदे का नाम होता है जियांग जिजुई, जो की फूड एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है। तभी एंटर करते हुए सूचन बोल रहा होता है मास्टर वांग आपने मुझे बुलाया था। एल्डर वांग बोल रहे होते हैं मास्टर सु प्लीज आइए, कल आपने मुझसे कहा था ना कि आपको कुछ मेडिसिनल हर्ब चाहिए, वो सारे के सारे हर्ब्स और जिनसे ना मैंने इस मेडिसिनल बॉक्स के अंदर डाल दिया है। सूचन सोच रहा होता है इसमें तो बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी है, कहना पड़ेगा इन वांग फैमिली वालों के कनेक्शंस ना बहुत ही तगड़े हैं। सूचैन बोल रहा होता है सच में आपने बिल्कुल वही चीज मंगाई जो कि मैंने आपको बोली थी। एल्डर वांग बोल रहे होते हैं डिवाइन डॉटर के काम आके ना मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको इसी वजह से यहाँ पे बुलाया था ताकि मैं अपने दोस्त से आपको मिलवा सकूं। ये मेरे दोस्त है मिस्टर जियांग, इनको ना कुछ टाइम पहले से बहुत ही खतरनाक सर दर्द हो रहा है, काफी डॉक्टर से दिखाया लेकिन इनका सर दर्द बुखार ना ठीक ही नहीं हो रहा, क्या आप इसको लेकर कुछ कर सकते हो क्या। सू चैन बोल रहा होता है आखिर डॉक्टर इनको ठीक करेंगे भी कैसे, इनकी फिजिकल हेल्थ में ना कोई भी दिक्कत नहीं, रियलिटी तो ये है कि इनके पीछे एक एविल स्पिरिट लग चुकी है। शॉक्ड होते हुए एल्डर वांग बोल रहे होते हैं क्या एविल स्पिरिट। सू चैन बोल रहा होता है क्या रिसेंटली आपने घर चेंज किया है क्या। मिस्टर जियांग बोल रहे होते हैं नहीं मैंने कोई भी घर चेंज नहीं करा। सू चैन बोल रहा होता है तो फिर क्या आप अपने दोस्त के घर पे रह रहे हो। चिढ़ते हुए जियांग बोल रहा होता है बस बहुत हो गया, आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। एल्डर वांग बोल रहे होते ओल्ड जियांग आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। जियांग बोल रहा होता है अगर मैं ऐसे बिहेव ना करूँ तो क्या करूँ। ब्रदर वांग लगता है कि बीमार होने की वजह से आपके दिमाग पे असर पड़ा है, मेरे सर में दर्द और ये बंदा मुझे बोल रहा है कि मेरे पीछे प्रेत आत्मा लग गई है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में इस बकवास के ऊपर कौन भरोसा करेगा, मैं तो इन सब पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। सू चैन बोल रहा होता है देखो वैसे तो मेरे को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरी एबिलिटी के ऊपर डाउट किया है, इसी वजह से मैं तुम्हें जो भी कुछ दे रहा हूँ ना उसको गिफ्ट समझ के ले जाओ, आने वाले कुछ खतरों से तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे पीछे की जो एवरेज स्पीड है ना वो तुम्हें शांति से रहने देगी। ये लो ये तालिस्मान, अगले 3 बार तक नए तालिस्मान तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखेगा। हंसते हुए जियांग बोल रहा होता है चलो अब ये भी बोल दो कि इस चीज की कीमत ना 10 से 15 मिलियन डॉलर्स है, वैसे भी तुम इन तरीके का यूज करते हो तो लोगों से पैसे लूटते हो ना। सू चैन बोल रहा होता है तुमसे मेरे को पैसे की कोई भी जरूरत नहीं, बस इसको लेके जाओ अपने साथ रखना। जियांग सोच रहा होता है आखिर ये बंदा कितना पावरफुल है, इसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ रखा है लेकिन मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाने के बाद बिना अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रहा। ओल्ड वांग बोल रहे होते बता जियांग हम लोग ना बचपन के दोस्त है, हमारी दोस्ती का वास्ता आपको जो भी डॉक्टर सू दे रहे हैं ना उसको अपने पास रखना। तभी तालिस्मान लेते हुए जियांग बोल रहा होता है ओल्ड वांग मैं सिर्फ आपकी वजह से तालिस्मान ले रहा हूँ, वैसे मुझे कभी नहीं लगा था कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप मेरे को अपनी दोस्ती का वास्ता दे दोगे। ये बोलते हुए जियांग वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ओल्ड वांग बोल रहे होते डिवाइन डॉक्टर सू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये जो मेरा दोस्त है ना इसकी तबीयत काफी दिनों से खराब है, इसी वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, पर ये दिल का बुरा नहीं है, ये आपको ऑफेंड नहीं करना चाह रहा था। सू चैन बोल रहा होते इसमें ना उनकी कोई भी गलती नहीं, आजकल ना एवरेज स्पीड नाम की चीज पे कोई भरोसा नहीं करता। वैसे मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि अपने दोस्त के ऊपर नजर रखना, क्योंकि खतरा इनके सर पे ना हमेशा मंडरा रहा है। ये नेगेटिव एनर्जी इतनी खराब हो चुकी है कि ये इनको अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही है। अगर वो आपको भी चिड़े कुछ भी बोले ना तो प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि अभी वो बिल्कुल भी होश में नहीं। ओल्ड वांग बोल रहे होते ठीक है डिवाइन डॉक्टर मैं ध्यान रखूंगा, और आपने बाकी जितने भी हर्ब्स बोले हैं ना मैं जल्दी उन सभी को अरेंज करवा दूंगा। सीन चेंज होता है, मैंग मेंशन का सीन दिखाया जाता है। रोजी की मॉम बोल रही होती है ओल्ड वांग ने बोला था कि रोजी और सू चैन ना बहुत ही जल्दी पार्टी चले गए थे, पता नहीं वो लोग घर पे आए भी होंगे कि नहीं। तभी रोजी की मॉम को देखते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं फाइनली महारानी को मौका मिल गया ना घर आने का। रोजी की मॉम बोल रही होती है डैड मैंने कल रात को ना थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसी वजह से मैं अपने दोस्त के घर पे चली गई थी सोने के लिए। वैसे रोजी कहाँ पे, वो ठीक तो है ना। कल रात को वो ली डोंग के साथ में गई थी डॉक्टर के पास में। तभी आगे बढ़ते हुए ग्रैंडपा रोजी की मॉम को थप्पड़ मार देते हैं। रोते हुए रोजी की मॉम बोल रही होती है डैडा क्या मुझे क्यों थप्पड़ मार रहे हो। ग्रैंडपा बोल रहे होते तो मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ, कल तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई होती, तुमने उस मॉन्स्टर ली डोंग के साथ में उसको अकेला छोड़ा भी कैसे, क्या तुम्हें पता भी है कि वो क्या करने वाला था। शॉक्ड होते हुए रोजी की मॉम बोल रही होती है क्या आखिर आप क्या बोल रहे हो डैड।
वो कमीना ली डोंग रोजी के साथ में सब कुछ करने वाला था। मैं जा रही हूँ उसको देखने के लिए, वो ठीक तो है ना। फिर वो रोजी के कमरे में आते हुए बोल रही होती है, मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना। रोजी बोल रही होती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडपा बोल रहे होते, ठीक तो रहेगी ही ना, क्योंकि इसके साथ में मेरा बच्चा सूचन था। अगर कल सूचन नहीं होता ना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि आज हमारे घर में क्या चल रहा होता। रोजी की मॉम बोल रही होती है, पर डैड आखिर इसमें मेरी क्या गलती। आखिर मुझे कैसे पता चलता है कि ली डोंग कैसा इंसान है। सारी की सारी गलती ना मेरे दोस्त की है। उसने वो था कि ली डोंग ना एक बहुत ही अच्छा इंसान है, इसी वजह से मैंने रोजी को उसके भरोसे छोड़ दिया था। लेकिन ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब मैं अपने उस दोस्त से ना बिल्कुल ही आसान रखूंगी। रोजी उम्मीद है कि तुम अपने मॉम की इस गलती के लिए उन्हें माफ कर दोगी। रोजी बोल रही होती है, कुछ दिनों के लिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं कंपनी में रहूंगी। अभी मेरा घर पे रहने का ना बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। रोजी की मॉम बोल रही होती है, प्लीज बेटा घर छोड़ के मत जाओ। रोजी बोल रही होती है, मैंने कहा ना कि अब मैं कुछ दिनों के लिए कंपनी में रहूंगी। रोजी की मॉम बोल रही होती है, मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं पक्का से उसे सही से तोड़ दूंगी जिसने कि मेरे को ली डोंग के बारे में बताया था। तभी चिढ़ते हुए रोजी बोल रही होती है, प्लीज मॉम एक्टिंग करना बंद करिए। कल रात को देखने के बावजूद भी कि आखिर मेरी क्या हालत है, आपने उस कमीने के साथ मेरे को अकेले छोड़ दिया। अगर कल कुछ भी हुआ होता ना तो सारी की सारी गलती आपकी होती। आपने मेरे लिए ना पहले ही बहुत कुछ कर दिया, प्लीज कुछ मत करिए। रोजी की मॉम बोल रही होती है, मेरे को लगा नहीं था कि रोजी मेरे ऊपर ना इतना गुस्सा करेगी। ग्रैंडपा बोल रहे होते, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी नहीं करेगी। आखिर तुम्हें कैसी मॉम हो। कल तुमने अपने ही बच्चे को शैतान के साथ में अकेला छोड़ दिया और तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं थी, तुम रात भर पार्टी एंजॉय करके आई हो। रोजी का यहाँ पे गुस्सा होना ना पूरी तरीके से जायज है। रोजी को जाते हुए देख के सूचन बोल रहा होता है, लगता है कि मिस मैंग ना ट्रिप पे जा रही है। वैसे आप कहाँ पे जा रही हो मिस मैंग। रोजी बोल रही होती है, मैं कुछ दिनों के लिए ना कंपनी में रहने वाली थी क्योंकि काम काफी बढ़ गया है। तभी सूचन उसके बैग को उठाते हुए गाड़ी में रख देता है। सूचन बोल रहा होता है, इतने प्यारे से घर को छोड़ के ऑफिस में रहना सच में इसके लिए ना बहुत ही डेडिकेशन चाहिए। तभी सूचन का हाथ पकड़ते हुए रोजी बोल रही होती है, आज शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, तुम्हें बिना मेरे साथ आना चाहिए। सूचन बोल रहा होता है, मैं थोड़ी देर पहले ही तो घर पे आया हूँ और अब तुम मुझे ओवर टाइम करने के लिए बोल रही हो। आगे वो लोग ड्रीम ग्रुप आगे होते हैं। सेक्रेटरी ल्यू बोल रही होती है, प्रेसिडेंट एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई है। जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग 6 महीने से काम कर रहे थे ना, अचानक से उसके ऊपर फूड एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट वालों ने इंस्पेक्शन बैठा दिया है। वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट बनाने की परमिशन नहीं थी। रोजी बोल रही होती है, आखिर ये कैसी बकवास है। रोजी सोच रही होती है, हम पिछले 6 महीने से व्हाइट एंड लवली क्रीम के ऊपर काम कर रहे थे, सारे पेपर वर्क ना ऑलरेडी तैयार थे और हमारे पास में सारी परमिशंस भी थी। ऐसे में हमारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग के दिन ही इन लोगों के इंस्पेक्शन का बैठना, ये काफी अजीब नहीं है क्या। लगता है कि हमारे शेयर होल्डर्स में से किसी ने यहाँ पे कोई चाल चली है। रोजी बोल रही होती है, मेरे को लेकर चलो कि आखिर वो लोग क्या दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते उन लोगों को झाओ फेंयांग मिलता है। चिढ़ते हुए फेयांग बोल रहा होता है, रोजी आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। व्हाइट एंड लवली क्रीम के अंदर का तो सारा काम कंप्लीट हो चुका था ना, अब तो जल्दी वो सेल्स में जाने वाली थी। अचानक से यहाँ पे दिक्कत कैसे आ गई। अगर इस क्रीम के साथ में कोई भी दिक्कत हुई ना तो हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें कंपनी के फाइनेंस के बारे में तो पता ही होगा ना। हमारे पास में इस क्रीम को ना सिर्फ और सिर्फ एक बार फंड करने के पैसे थे। अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो हम इस क्रीम को फिर से नहीं बना पाएंगे। रोजी बोल रही होती है, हाँ मुझे पता है और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूंगी कंपनी की मालिक मैं हूँ। अपना काम कैसे संभालना है ना मेरे को अच्छी तरीके से आता है। सूचन बोल रहा होता है, आखिर ये बंदा कौन था। सेक्रेटरी बोल रही होती है, इस बंदे का नाम है झाओ फेयान। हमारी मैंग फैमिली के बाद में इसके पास ना कंपनी के 70 शेयर्स है। झाओ फेयान सोच रहा होता है, तुम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर ना बहुत ही मेहनत करी थी, अपना सारा का सारा पैसा इसके ऊपर झोंक दिया। तुम बेचारों को तो पता भी नहीं था कि तुम लोग के साथ में रहते हुए मैं तुम लोगों के खिलाफ ना प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था। मैंग रोजी, इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद में ना तुम्हारी कंपनी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पक्का से शेयर होल्डर्स ना मैंग फैमिली को कंपनी से बाहर फेंक देंगे और तब जाके पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा रूल होगा। तभी रोजी को देखते हुए ऑफिसर बोल रही होती है, वहीं पे रुक जाओ, आप हमारे काम में दिक्कतें खड़ी नहीं कर सकती। हम देखते ये होती है फूड डिपार्टमेंट की ऑफिसर कियान बेंग। रोजी बोल रही होती है, हेलो मेरा नाम है मैंग रोजी और मैं ड्रीम ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जो ये प्रोडक्ट है ना जिसकी आप चेकिंग कर रहे हो, इसकी परमिशन हम लोग के पास तो पहले से ही थी, तो फिर आके जब ये कम्प्लीट हो चुका है तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है। कियान बेंग बोल रही होती है, आप यहाँ पे जिन भी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हो ना उसको हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया है और कमाल की बात तो ये है कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर ना हमारे डिपार्टमेंट की सील नहीं लगी हुई। मिस रोजी, क्या आप मेरे को बता सकती है कि आखिर आप ये सील कहाँ से लगा के आई है। हमें इस बात का शक है कि आप लोगों ने फेक सील का यूज किया है, इसी वजह से हम अब आपको ना इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके चलेंगे। शॉक्ड होते हुए रोजी सोच रही होती है, आखिर ये कैसे हो सकता है। रोजी सोच रही होती है, इस प्रोजेक्ट को लेकर ना डॉक्यूमेंट बनाने में सिर्फ 2 ही लोगों का हाथ था, एक था मेरा और एक था सेक्रेटरी ल्यू का। पर क्योंकि उस टाइम पे ग्रैंडपा की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसी वजह से कंपनी में ना अप्रूव डॉक्यूमेंट को मैंने सबमिट नहीं किया था। ये काम करने के लिए मैंने सेक्रेटरी ल्यू को दे दिया था। रोजी बोल रही होती है, आखिर तुमने अप्रूवल डॉक्यूमेंट को किसको दिया था। ल्यू बोल रही होती है, मुझसे वो डॉक्यूमेंट ना डायरेक्टर फेयू ने ले लिए थे। सच कहूं तो डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट को मेरे को सबमिट करवाना था, लेकिन फेयू ने बोला कि ये काम उसको करना है।
और बाकी सारे शेयर होल्डर के सपोर्ट से डॉक्यूमेंट को मैं आपसे लेके चला गया सबमिट करवाने के लिए। क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये सब कुछ करने वाला फेयुंग है? उसने कभी अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स को जमा ही नहीं करवाया, बल्कि उसने फेक डॉक्यूमेंट्स को जमा करवा दिया। और यहाँ पे ये सब कुछ ना स्टार्टिंग से ही उसका प्लान था। रोजी बोल रही होती है ऑफिसर कियान, यहाँ पे ना मेरे हिसाब से हम लोगों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है। हम लोगों ने अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे और हमारे पास में पक्का से डॉक्यूमेंट की कॉपी पड़ी होगी। अगर आप हम लोग को मौका देती हो ना तो मैं वो लेके आ जाऊंगी। ऑफिसर कियांग सोच रही होती है ये बात बिल्कुल सच है कि इन लोगों के पास भी अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, बस इन लोगों ने उस डॉक्यूमेंट को डिपार्टमेंट में सबमिट नहीं करवाया था। और मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रही हूँ पूरी तरीके से गलत है, पर आखिर मैं कर भी कह सकती हूँ। मेरे डैड की तबीयत ना बहुत ही खराब है और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेरे डैड को ठीक कर रहे हैं ना, वो फेयुंग के कहने पे ठीक कर रहे हैं। अगर मैंने अपना काम इस तरीके से किया तो रोजी बच जाएगी, लेकिन शायद से मेरे डैड नहीं बच पाएंगे। इसी वजह से मुझे फेयुंग का गलत का साथ देना ही होगा। फेयुन सोच रहा होता है लगता है कि इस ऑफिसर की ईमानदारी बीच में आ रही है, मेरे को ना इसको समझाना होगा कि अभी मेरे खिलाफ नहीं आ सकती। ये सोचते हुए ऑफिसर कियान को टेक्स्ट मैसेज करता है। मैसेज में उसने लिखा होता है कि आपके डैड की जिंदगी ना हमारे हाथों में है, उम्मीद है कि आपने डैड की जिंदगी से नहीं खेलोगी। कियांग सोच रही होती है ये कमीना मेरे को धमकी दे रहा है, पर आखिर मैं कभी कह सकती हूँ मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है इसका साथ देने के अलावा। फिर ऑफिसर कियान बोल रही होती है तुम्हें कोई भी मौका नहीं मिलने वाला, गार्ड्स आगे बढ़ो इन लोगों को पकड़ लो। गार्ड्स बोल रहे होते हैं मिस अगर आपने हम लोग साथ में कोऑपरेट नहीं करा तो हमें अपने हाथों का यूज करना होगा। आगे बढ़ते हुए सूचन बोल रहा होता है 2 कदम पीछे रहना, तुम्हें यहाँ पे फोर्स का यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं। वैसे भी यहाँ पे इसी तरीके से ना तुम अपना काम नहीं कर रहे, हमने सिर्फ एक मौका मांगा, तुमने हम लोगों को वो तक नहीं दिया। लगता है कि तुम लोगों को ना इसी तरीके से काम करना आता नहीं। रोजी सोच रही होती है सूचन बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग को रजिस्ट करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर फेयू ने इतना सब कुछ प्लान किया है तो पक्का से ये लोग भी ना उससे मिले होंगे। अभी हमें पेशेंस के साथ में इस मैटर से निकलना चाहिए। सेक्रेटरी ल्यू बोल रही होती है प्रेसिडेंट सारी की सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से आपके ऊपर इतनी दिक्कत आ गई। रोजी बोल रही होती है अगर हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं करा ना तो हम लोग को डरने की भी कोई भी जरूरत नहीं। वहीं ये सब कुछ देखते हुए फेन सोच रहा होता है रोजी नाम का कटाना हमेशा हमेशा के लिए निकल चुका है। जब सभी लोगों को लगा कि ये प्रोजेक्ट ना डिस्ट्रॉय होने वाला है और रोजी कंपनी को संभालने के बिल्कुल भी कैपेबल नहीं, तब मैं बीच में घुस के रियल डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा, कंपनी में बच जाएगी और मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। तभी हमारे सू चैन के फोन के ऊपर कॉल आता है। उसके फोन को लेते हुए ऑफिसर कियान बोल रही होती है तुम इस कॉल का आंसर नहीं कर सकते। फिर वो जैसे ही कॉल पिक करती है तो हम देखते दूसरी तरफ मिस्टर जियांग होते हैं। कियांग बोल रही होती है देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो, पर फिलहाल के लिए तुम्हारा सूचना कॉल का आंसर नहीं कर सकता। अभी हम इसको पकड़ के फूड एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट लेके जा रहे हैं, अगर तुम्हें कोई भी जरूरी काम हो तो मिलने के लिए वहीं पे जाना। ये बोलते हो फोन करके सूचन को वापस कर देती है। मिस्टर जियांग सोच रहे होते हैं मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने सूचन को पकड़ रखा है, आखिर हुआ क्या है, मेरे को मैटर को इन्वेस्टिगेट करना होगा। आगे हम देखते हैं सूचन की इंटरोगेशन स्टार्ट हो गई होती है। कियान बोल रही होती है बताओ कि तुम लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स को क्यों जमा किया। सूचन बोल रहा होते है देखे मेरे को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे को तो कुछ ही दिन हो रहा है कंपनी में काम करते हुए और इन पुराने मैटर से ना मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। कियान बोल रही होती है हमें पता चला कि तुम्हारे पास में बिल्कुल भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं, तो फिर आखिर ऐसे में तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी के अंदर प्रेसिडेंट के असिस्टेंट की पोस्ट कैसे मिल गई। कियान सोच रही होती है हो ना ये किसी अमीर फैमिली का यंग मास्टर है जिसकी वजह से इसको डायरेक्टली ये पोजीशन मिल गई। अगर मैं इसको थोड़ा डराऊंगी ना तो ये पक्का से कुछ ना कुछ तो उगल ही देगा। अगर मैंने कुछ भी इसके मुंह से बाहर निकलवा दिया ना तो इतना तो काफी होगा रोजी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सूचन बोल रहा होते है मुझे क्या ही पता कि इतनी बड़ी कंपनी वालों ने मेरे को क्यों हायर किया, हो सकता है ना कि मेरा ये हैंडसम चेहरा उन लोगों को काफी पसंद आ गया हो। चिढ़ते हुए कियान बोल रही होती है तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ क्या, तुम्हारे बॉस ने सब कुछ उगल दिया है, तुम्हें फटाफट से उगलना स्टार्ट करो। अगर तुमने अब मेरी बात नहीं सुनी ना तो हम लोग को फोर्स का यूज करना पड़ेगा। सूचन बोल रहा होता है जो भी करना है कर लो, पर जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं बताऊंगा क्या। कियान बोल रही होती है लगता है ना कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले, तुम्हें सबक सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। सूचन बोल रहा होता है कौन सा सबक सिखाओगी ऑफिसर, अगर आप मेरे को कुछ नया सिखा रही हो तो मैं सीखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। कियान सोच रही होती है भले ही मैं कितने ही हाथ पर क्यों न पटक लूं, लेकिन इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। ये यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है जैसे कि ये इसका रोज का हो। क्या सच में मेरे को इसके ऊपर फोर्स का यूज करना पड़ेगा। तभी उस कमरे में आते हुए जियांग बोल रहा होता है ऑफिसर कियान आप क्या करने की सोच रही हो। घबराते हुए कियान बोल रही होती है डायरेक्टर आप यहाँ पे, क्या हुआ आपको मुझसे कुछ काम था क्या। डायरेक्टर जियांग बोल रहे होते हैं हाँ अगर आप मेरे जान बचाने वालों को यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखेगी ना तो मेरे को तो यहाँ पे आना ही होगा। शॉक्ड होते हुए कियान बोल रही होती है क्या आपके जान बचाने वाले, आखिर कौन है वो, मुझे पता नहीं है कि आखिर यहाँ पे आपका खास कौन है। सूचन बोल रहा होता है डायरेक्टर जियांग आप तो बहुत ही चेंज हो गए, आप तो मुझे एक फ्रॉड समझते थे ना, आखिर आप मेरी इतनी रिस्पेक्ट कब से करने लग गए। जियांग बोल रहा होता है डिवाइन डॉक्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सिर्फ आप एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल के पिक्चर मास्टर भी हो। जैसा कि आपने कहा था आज का पूरा दिन दिक्कतों से भरा हुआ था, सबसे पहले मेरी गाड़ी ठुक गई, पर एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि दोनों ही कार बहुत ही हाई स्पीड में होने के बावजूद बिना किसी को भी चोट नहीं आई।
पर जो कार्स थी ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। जब ये हुआ तो तलिस्मान ना हल्का जल गया। उसके बाद जब मैं घर जा रहा था ना तब 7वीं मंजिल से एक गमला आके मेरे आगे गिर गया। आपको पता है मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ इंचेस के फासलों से बच गया। जैसे ये हुआ ना फिर से तलिस्मान थोड़ा सा जल गया। फिर जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और उस टाइम पे मेरी गाड़ी ना अपने आप ही रुक गई और फिर तलिस्मान था ना पूरी तरीके से जल के खाक हो गया। जैसा कि आपने मेरे को बताया था मेरे ऊपर 3 दिक्कतें आएंगी और उन तीनों दिक्कतों से नहीं तलिस्मान मेरे को बचाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। 3 दिक्कतों के बाद मैं पूरी तरीके से गायब हो गया और उस टाइम पे मेरे को पता चला कि आखिर मैंने किस इंसान से बदतमीजी करी है। डिवाइन डॉक्टर मुझे मेरी गलती के लिए प्लीज माफ कर दीजिए। मेरे से छोटा आदमी ना आपके सामने एरोगेंट बन रहा था। मुझे पता भी नहीं है कि आखिर मैं आपसे कैसे माफी मांगू। ऑफिसर कियान सोच रही होती है डायरेक्टर जियांग ना सूचन के सामने झुक रहे हैं। मैं तो गई काम से, अब मेरी नौकरी नहीं बचने वाली। सूचन बोल रहा होता है माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं। मैंने ओल्ड वांग के लिए आपको उसी टाइम पे माफ कर दिया था और वैसे भी उस टाइम ना आप एवरी स्पीड कंट्रोल पे थे तो इसी वजह से आपका ऐसे बिहेव करना समझ में आता है। जियांग बोल रहा होता है मिस्टर सु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे माफ कर दिया। आपको नहीं पता कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। वैसे ऑफिसर कियान तुमने जिस बंदे को बोला था ना कि फूड डिपार्टमेंट आके मिल लेना, वो बंदा और कोई नहीं मैं ही था और इसी वजह से मैंने आते वक्त ना पूरे मामले की जांच करी। ड्रीम ग्रुप के जिस प्रोजेक्ट के लिए तुम इन लोगों को उठा के यहाँ पे लेके आई हो ना वो तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। हाँ जरूर से उन लोगों ने अप्रूव्ड पेपर ना जमा नहीं करवाए थे जिसके लिए तुम्हें इन लोगों को ना एक वार्निंग देनी चाहिए थी और ज्यादा इन लोगों के ऊपर ना फाइल लगाना चाहिए था। लेकिन इन लोगों को ऐसे उठा के लेके आ जाना और इन लोगों के साथ में ऐसे इंटरोगेशन करना है तो कहीं से भी ठीक नहीं। तुमने तो इन लोगों को डॉक्यूमेंट जमा कराने का एक मौका तक नहीं दिया। क्या ऐसा कह सकते हैं कि ऑफिसर कियान आपने अपने पोजीशन का फायदा उठाया है और अभी हमारे डिपार्टमेंट के लिए नहीं बल्कि जाओ फेयुन के लिए काम कर रही हो? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे इस दोगलेपन के बारे में मेरे को पता चलेगा? कियान बोल रही होती है डायरेक्टर प्लीज मेरे को एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। तभी जियांग बोल रहा होता है इसको यहाँ से लेके जाओ। जो लोग अपने काम से ईमानदार नहीं हो सकते ना उन लोगों से बात करने का मेरे को कोई भी शौक नहीं। तभी जो गार्ड्स होते हैं वो ऑफिसर कियान को वहाँ से लेके चले आते हैं। सू चैन बोल रहा होता है हेल्प करने के लिए शुक्रिया। वैसे क्या अब आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो? आपकी नेगेटिव एनर्जी ना भी सिर्फ टली है, उसका परमानेंट इलाज नहीं हुआ। जियांग बोल रहा होता है डॉक्टर से हम पकड़ चलेंगे लेकिन इससे पहले हम इस ड्रीम ग्रुप के मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। तभी सीन चेंज होता है। मैं ड्रीम ग्रुप के शेयर होल्डर मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। एक शेयर होल्डर बोल रहा होता है मैंने सुना है कि जो हमारी प्रेसिडेंट मैंग रोजी थी ना उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है क्या ये बात सच है? अगर हमारी प्रेसिडेंट ही गिरफ्तार हो गई तो हमारी कंपनी के रेपुटेशन का क्या होगा? फेयुन बोल रहा होता है लगता है कि आप लोगों को ना कम्प्लीटली नहीं पता, मैं बता दूं कि आखिर क्या हुआ है। रोजी को फूड एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट वाले लेके गए हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, वही डॉक्यूमेंट्स जो कि रोजी ने खुद ने बनाए थे। मेरे को नहीं लगता कि अब रोजी ना जल्दी वापस आएगी, वो तो लंबा गई। वही रोजी के डैड सोच रहे होते हैं आखिर अब मैं क्या करूं। जब मेरे को पता चला था कि डैड की तबीयत खराब है तो मैं फटाफट से प्लेन पकड़ के यहाँ पे आ गया और आने के बाद मेरे को पता चल रहा है कि कंपनी में इतनी बड़ी दिक्कत चल रही है। जब से रोजी प्रेसिडेंट बनी थी ना वो कंपनी को बहुत ही तरीके से मैनेज कर रही थी, तो फिर आखिर ऐसे में ये सब कुछ कैसे हो गया? फेयुन बोल रहा होते अब मेरे को बताने की जरूरत तो है नहीं, हमारे कंपनी की रेपुटेशन काफी ज्यादा डाउन हो गई है। अगर रोजी हमारी प्रेसिडेंट बनी रहेगी तो हमारा कमबैक होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तभी खड़ा होते हुए एक शेयरहोल्डर बोल रहा होता है ये बात तो सभी को पता है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर अगर फूड एंड मेडिसिन वालों का छावा पड़ता है ना तो वो कंपनी तो गई काम से। जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में कोई भी कमी नहीं करी तो फिर आखिर रोजी ने अप्रूवल क्यों नहीं लिया? हमारे तो बिलियन फंसे हुए, आखिर हम लोग क्या करेंगे? रोजी को हमें एक्सप्लेन करना होगा। तभी बाकी शेयर होल्डर्स बोल रहे होते अगर उसका क्राइम प्रूव हो गया तो क्या आपको लगता है कि वो बाहर भी आएगी? दूसरा शेयर होल्डर बोल रहा होता है मेरे को लगा ही था कि एक लड़की ना इतनी बड़ी कंपनी को नहीं संभाल सकती, हमें फेयुन को ही चुना चाहिए था। हम लोगों ने रोजी को चुन के बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तभी चिढ़ते हुए रोजी के डैड बोल रहे होते क्या तुम लोग 2 मिनट के लिए शांत हो गए? अभी तक रोजी यहाँ पे आई भी नहीं है और पता नहीं तुम लोगों ने क्या क्या फालतू बकवास करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को रोजी के ऊपर ना अंधा भरोसा है, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। जब तक कि वो यहाँ पे नहीं आती ना तब तक कोई भी किसी भी नतीजे में नहीं पहुँचेगा। शेयर होल्डर्स बोल रहे होते देखिए प्रेसिडेंट मैंग जियांग, ऐसा नहीं है कि हमें अपने प्रेसिडेंट मैंग रोजी के ऊपर भरोसा नहीं, लेकिन जब सच्चाई सामने होती है ना तो सच्चाई पे भरोसा करना ही होता है। फेयुन बोल रहा होता है डायरेक्टर मैंग आपको भी सच्चाई को फेस करना ही होगा। ये बोल देने से कि आपकी बेटी गलत नहीं है वो सही नहीं हो जाएगी। फूड डिपार्टमेंट वालों को ना पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो कि वो लोग फालतू में उसको लेके जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे रोजी को बचाने में लग गए तो कंपनी तो गई काम से। मेरी बात माने, रोजी को छोड़िए और हम लोग कंपनी को बचाने का ट्राई करते हैं। रोजी को तो हम बात नहीं बचा सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी चली गई तो हम सभी लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एक लड़की एंटर करती है जो कि बोल रही होती है हमारी कंपनी के बाहर डायरेक्टर जियांग खुद आए हैं। शॉक्ड होते हुए बाकी सारे शेयर होल्डर्स बोल रहे होते हैं क्या डायरेक्टर जियांग खुद यहाँ पे आए हैं? ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लगता है कि रोजी लंबा गई। फेयुन बोल रहा होते इस मुश्किल के टाइम पे कंपनी को बचाने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा, मैं जा रहा हूँ डायरेक्टर से मिलने के
लिए। साथ ही फेयुन सोच रहा होता है रोजी तुम्हें ऐसे गिरते हुए देख के ना मेरे को बहुत ही शांति मिल रही है। अब मैं डायरेक्टर को अप्रूवल पेपर दे दूंगा और पूरा का पूरा मैटर ही सॉल्व हो जाएगा। फिर जो फेयुन होता है वो नीचे आ गया होता है। फेयुन बोल रहा होता है डायरेक्टर जियान आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? मेरा नाम है जाओ फेयुन, ड्रीम ग्रुप का डायरेक्टर। फिलहाल कंपनी की हर एक चीज को मैं हैंडल कर रहा हूँ। डायरेक्टर जियांग बोल रहे होते अच्छा तो तुम हो जाओ फेयुन, मेरे को लगा नहीं था कि हमारी मुलाकात इतनी जल्दी होगी। फेयुन बोल रहा होता है कि आप मेरे को जानते हो, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़े ऑनर की बात है। साथ ही फेयुन सोच रहा होता है इनका रिएक्शन देख के लग रहा है कि अब रोजीना कभी भी वापस नहीं आने वाली। ये जान के ना सच में मेरे को बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील हो रही है। उसके रहते हुए प्रेसिडेंट की पोजीशन मेरे को मिलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। अब फाइनली मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनूंगा। तभी जो डायरेक्टर जियांग होते हैं वो फेयुन को हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं। फेयुन बोल रहा होता है डायरेक्टर आखिर पे क्या कर रहे हो? जियांग बोल रहा होता है वही जो कि बहुत ही पहले कर देना चाहिए था। ऑफिसर कियान विन को घूस देने के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब चुपचाप से हमारे साथ में इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्यूरो चलो। फेयुन बोल रहा होता है तुम लोग मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये मत बोलना कि उस कुतिया कियान बिंग ने मेरे को पकड़वा दिया। देखो उसने तुम लोगों से जो भी कुछ कहा है ना वो सब कुछ झूठ है। वो फालतू बकवास करिए, मेरा इस सब में ना कोई भी हाथ नहीं। तभी रोजी और सेक्रेटरी लूबी वहाँ पे आते हैं। चिल्लाते हुए फेयुन बोल रहा होता है रोजी आखिर तुम्हें किसने छोड़ दिया? क्या ये सब कुछ यहाँ पे तुम करवा रही हो? आखिर मेरे प्रेसिडेंट बनने से तुम्हें क्या दिक्कत है? इतने लंबे टाइम से तुम कंपनी की प्रेसिडेंट हो, अगर एक बार के लिए मैं बन जाऊंगा तुम्हें क्या दिक्कत हो जाएगी? रोजी बोल रही होती है फेयुन मुझे गलत मत समझना, पर रियलिटी तो ये है कि तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से नहीं मिली क्योंकि तुम काबिल नहीं हो। तुम्हें ये पोजीशन मुझसे लेनी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम क्वालिफिकेशन में मेरी बराबरी कर सकते हो? सच कहो ना तुम मेरे ओपोनेंट कराने के भी काबिल नहीं। फिर जो ब्यूरो के बंदे होते हैं वो फेयुन को लेकर जाने लगते हैं। रोजी बोल रही होती है डायरेक्टर जियान हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार से मैं अपनी कंपनी के लोगों को ना सही तरीके से मैनेज करूंगी ताकि ऐसा कुछ फिर से ना हो। वैसे अगर आप कभी फ्री हो तो घर पे लंच करने के लिए आइएगा। डायरेक्टर जियांग बोल रहे होते अगर आपको शुक्रिया बोलना है तो मेरे को नहीं बल्कि डॉक्टर शू को बोलिए। अगर वो नहीं होते ना तो मेरे को तो कभी भी इस मैटर के बारे में पता नहीं चलता। शॉक्ड होते हुए रोजी बोल रही होती है क्या सूचना ने इस मैटर को सॉल्व किया है? सच कहूँ तो मेरे को लगा था कि हमारा लकना बहुत ही अच्छा है, इसी वजह से डायरेक्टर जियांग इस मैटर को सॉल्व करने के लिए आ गए। पर रियलिटी तो ये है कि ये सब कुछ ठीक करने वाला हमारा सूचन है। जियांग बोल रहा होता है अगर डॉक्टर सू के तलिस्मान नहीं होते ना तो शायद से मैं तो यहाँ पे खड़ा भी नहीं होता। मैंने जो भी कुछ किया ना वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने जो कि इन्होंने मेरे लिए किया है। सूचन बोल रहा होता है चले यहाँ पे काफी बातें हो गई, अभी काम को पूरा करना बाकी है। साथ ही सूचन सोच रहा होता है इनके पास का जो नेगेटिव ऑरा है ना वो बढ़ता जा रहा है। पक्का से उस नेगेटिव ऑरा का सोर्स ना इस जगह से है जहाँ पे ये हमेशा रहते हैं। सबसे ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी इनके घर की है। फिर रोजी को बाय बोलते हुए सूचन डायरेक्टर जियांग के घर के लिए निकल जाता है। रोजी सोच रही होती है बड़ी दिक्कत तो सॉल्व हो गई, अब चलो चल के देखते हैं कि आखिर कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। वहीं जियांग के घर को देखते हुए सूचन बोल रहा होता है कि आपका घर रिनोवेट हुआ है क्या? जियांग बोल रहे होते हैं हाँ मेरा जो ये घर है ना ये काफी पुराना हो गया था, इसी वजह से मैंने रिनोवेशन करवा दी। घर को देखते हुए सूचन सोच रहा होता है मेरे को बिल्कुल सही लगा था, इस घर के अंदर से ही ना नेगेटिव ऑरा आ रहा है। डायरेक्टर सो कभी इस घर के अंदर किसी की जान गई है क्या? क्योंकि इस घर का ऑरा ना यही बोल रहा है। डायरेक्टर जियांग बोल रहे होते हैं डॉक्टर सू इस घर में ना मैं कई सालों से रह रहा हूँ, हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे किसी की जान गई हो। सूचन सोच रहा होता है इनका रिएक्शन बता रहा है कि इस इंसिडेंट के बारे में ना इनको तो कुछ भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। दीवार को छूते हुए सूचन बोल रहा होता है यहाँ पे हो ना हो किसी की जान गई है। हाँ ये बात अलग है कि डायरेक्टर जियांग को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। सूचन बोल रहा होता है डायरेक्टर जियांग आपने बोला था कि आपने कुछ दिनों पहले अपने घर को रिनोवेट करवाया है, क्या ये दीवार भी रिनोवेट हुई थी क्या? डायरेक्टर जियांग बोल रहे होते हैं हाँ मैंने इस दीवार को तो कम्प्लीटली बनवाया है। सूचन बोल रहा होता है दिक्कत की जड़ भी ना यही दीवार है, इसे तो यहाँ पे तोड़ना ही पड़ेगा। डायरेक्टर जियांग बोल रहे होते क्या सच में इसको तोड़ना पड़ेगा? वैसे मैंने अभी रिनोवेशन करवाई थी और बहुत ही महंगी पड़ी थी, लेकिन तभी जो हमारा सूचन होता है वो एक ही पंच में दीवार को तोड़ देता है। सूचन बोल रहा होता है अगर जिंदगी से प्यार है तो पैसों का मुंह छोड़ना होगा। फिर वो दीवार के अंदर हाथ डालते हुए एक स्केलेटन को बाहर निकाल देता है। शॉक्ड होते हुए डायरेक्टर जियांग बोल रहे होते क्या इंसान की हड्डियां? सूचन बोल रहा होते इस बंदे को मार के आपकी दीवार के अंदर ना वेपन के साथ में गाड़ दिया गया, और जब इसे गाड़ा गया था ना तो ये पूरी तरीके से मरा भी नहीं था, इसी वजह से इसकी सोल ने आपको इसका जिम्मेदार समझा और एवली स्पीड बन के आपके पीछे लग गया। तभी हम देखते हैं घर की लाइटें चली जाती है और डायरेक्टर जियांग के सर में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। जियांग बोल रहा होता है डिवाइन डॉक्टर प्लीज मेरी हेल्प करिए। सूचन बोल रहा होता है रिनोवेशन करने जो टीम आई थी ना उन्हीं में से किसी एक बंदे ने इसको मारा है और इस क्राइम को छुपाने के लिए आपके घर के अंदर दफन कर दिया। तभी अपने तलिस्मान को बाहर निकालते हुए सूचन बोल रहा होता है ये है मेरा आलतू जलालतू आईबरा को टालतू तलिस्मान,
इसके सामने कोई भी एवरेज स्पीड नहीं टिक सकती। ये बोलते हुए उस डगर के ऊपर तलिस्मान लगा देता है, जिसकी वजह से डगर का एविल ऑरा गायब हो जाता है। सुजैन बोल रहा होता है एवरेज स्पीड अब शांत हो गई है, अब ये आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत क्रिएट नहीं करेगी। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जिसने भी इसके साथ में गलत किया है ना, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। डॉक्टर जियांग भी सोच रहे होते हैं हाँ, मेरा जो हेडेक था ना वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। डिवाइन डॉक्टर सू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता। सू चैन बोल रहा होता है मेरे को शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं, आप अभी तक इसी वजह से सेफ थे ना, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में अभी तक कोई भी गलत काम नहीं करा। आपके जो गुड मेट्स है ना, उन्होंने इस एविल स्पीड को रोक के रखा था, वरना अगर कोई ऑर्डिनरी बंदा होता तो वो कब का मारा गया होता। इस जगह को मैं अपने साथ में लेके जा रहा हूँ, ताकि कभी भी एविल स्पीड ना फिर से रिलीज ना हो पाए। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए, तो प्लीज उस कल्प्रिट को पकड़वा दीजिएगा। अगर वो पकड़ा गया तो एविल स्पीड ना कभी भी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो जिस भी दिन मैं कमजोर पड़ूंगा या मैं नहीं रहूंगा ना, तो ये पक्का से आपके ऊपर फिर से अटैक करेगी। डायरेक्टर जियांग बोल रहे होते हैं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कल के कल वो कल्प्रिट ना सलाखों के पीछे होगा। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। सू चैन सोच रहा होता है सुबह सुबह कल्टीवेशन करना सबसे बेस्ट होता है, आधे घंटे बैठ के बिना मैं काफी तरीके से कल्टीवेट कर लेता हूँ। तभी वहाँ पे रोजी के डैड आते हैं। सू चैन बोल रहा होता है फादर इन लॉ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं रोजी के डैड बोल रहे होते हैं फादर इन लॉ, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, धीरे धीरे ना ये सुनने की आदत पड़ जाएगी। वैसे कल जो कंपनी में दिक्कत आई थी, मेरे को पता चला कि डॉक्टर जियांग को बोल के तुमने उसको सॉल्व करवाया है। सू चैन बोल रहा होता है हाँ, वो तो बहुत ही छोटी मोटी सी दिक्कत थी, उसको मैंने ऐसे ही सॉल्व करवा दिया। हंसते हुए मैन जियांग बोल रहे होते हैं छोटी दिक्कत, बच्चे तुम्हें पता नहीं है कि तुमने इस फैमिली के लिए कितना बड़ा काम किया है। सबसे पहले तुमने मेरे डैड को मौत के मुंह से बचाया और अब मेरी बेटी को भी बचा लिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर मैं तुम्हें सब कुछ करने के लिए कैसे शुक्रिया बोलूं। वैसे मैं हॉफ्स और एंटीज की शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने सुना है कि तुम्हें भी इन सब में काफी इंटरेस्ट है। सू चैन बोल रहा होता है हाँ चले चलते हैं। मैंग जियांग बोल रहे होते तुम्हें पता है घर में ना सिर्फ और सिर्फ मुझे इन सारी चीजों का शौक है। फाइनली अब तुम भी आ गए, तो हम दोनों साथ में मिलकर ना एंटीक की शॉपिंग क्या करेंगे। आगे वो लोग एंटीक शॉप के बाहर आगे होते हैं। मैंग जियांग बोल रहे होते हैं सूचन जो एंटिक्स होते हैं ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें होती है। भले ही वो दिखने में ना इतने वैल्यूबल ना लगे, लेकिन उनकी असली वैल्यू ना काफी ज्यादा होती है। अगर तुम्हें अंदर कुछ भी समझ में नहीं आए ना, तो प्लीज वहाँ पे चुप रहना, क्योंकि जो एंटिक मास्टर्स होते हैं ना, वो काफी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। वैसे तुम्हें पता है मैंने एक पेंटिंग खरीदी है, जिसको एंटिक मास्टर यूजनी ने अप्रूव किया है। तुम भी देखना कि आखिर वो कितनी कमाल की पेंटिंग है। जैसे ही वो अंदर आता है तो यू जिलिंग उसके लिए पेंटिंग निकाल देता है। जिलिंग बोल रहा होता है मिस्टर महंगा फाइल यहाँ पे आ गए। आपको पता है इस पेंटिंग को आए हुए ना आधा घंटा भी नहीं हुआ, और कम से कम 10 लोग मुझसे इसकी प्राइस पूछ चुके हैं। मैंग जियांग बोल रहा होता है आपने कहा था कि ये एंशिएंट पेंटर के हाथों से बनाई हुई पेंटिंग है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यू जिलिंग बोल रहा होता है आपने मेरे शॉप से ना आज तक कितनी सारी चीजें खरीदी है, क्या कभी कोई दिक्कत आई है क्या? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इसकी प्राइस है 2 मिलियन, आप इसको लेके जाइए। जिलिंग सोच रहा होता है ले जाओ 2 मिलियन का फेक आइटम लेके चले जाओ। इसको इतने बेहतरीन तरीके से कॉपी किया गया है ना कि बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी ना इसके असलियत के बारे में पता नहीं कर सकते। मेरे को तो ये बनवाने में सिर्फ और सिर्फ 20 लगे थे, लेकिन मैं तुम्हें इसको 2 मिलियन में चिपकाऊंगा। मैंग जियांग बोल रहे होते सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड रुकिए, मैं भी कभी चेक निकालता हूँ। उनको रोकते हुए सूचन बोल रहा होता है फादर इन लॉ 2 सेकंड रुकिए, इस पेंटिंग में ना कुछ तो दिक्कत है। मैंग जियांग बोल रहे होते बच्चा कि तुम क्या बोल रहे हो? मैंने इस पेंटिंग को ना काफी सारे मास्टर्स को दिखवाया है, और उनके अप्रूवल के बाद में ही ना मैं इनको खरीद रहा हूँ, ये फेक नहीं हो सकती। यू जिलिंग बोल रहा होता है मास्टर महंगा कि मेरे को क्यों लग रहा है कि आप इसको खरीदना नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ उसे देखने के लिए आए हो। आप रेगुलर कस्टमर हो, इसी वजह से मैंने आपके साथी की बात सुन ली, वरना मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मेरे सामान को फेक बोल दे। मैंग जियांग बोल रहा होता है तुम तो गुस्सा हो गए, मैं इसको खरीद रहा हूँ, ये बच्चा है ना इसने ऐसे ही बोल दिया। सूचन मैंने कहा था ना कि प्लीज यहाँ पे कुछ मत बोलना, देखो अभी ये पेंटिंग हमारे हाथों से निकल जाती। सूचन सोच रहा होता है सच में यहाँ पे कुछ भी बोलने का ना कोई फायदा नहीं, भले इनको कोई भी कुछ भी क्यों ना बोल ले, लेकिन अभी इनकी आंखों पे ना पट्टी लगी हुई है, इसी वजह से ये मेरी बात नहीं मानने वाले। तभी जिलिंग के फोन के ऊपर कॉल आता है। जिलिंग बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको, मैं कॉल अटेंड करके आया। साथ ही जिलिंग सोच रहा होता है ओल्ड मैन, अगर तुमने इसको चुपचाप खरीद लिया होता तो ये तुम्हें 2 मिलियन में पड़ती, लेकिन क्योंकि तुमने यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिया, इसी वजह से मैं तुम्हें बड़ा चूना लगाऊंगा। मैंग जियांग बोल रहे होते बच्चे मैंने कहा था ना कि तुम्हें ऐसी दुकानों पे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, पता ये ना बहुत ही लिमिटेड आइटम होते हैं, खरीदने वाले तो हजारे लेकिन बेचने वाले बहुत ही कम, इसी वजह से ये मास्टर्स ना इजिली ऑफेंड हो जाते हैं। तभी वहाँ पे शॉप के अंदर एक और बंदा एंटर करता है। उसे देखते हुए सूचन सोच रहा होता है पक्का से इस बंदे को ना शॉपकीपर ने हायर किया है। अब ये बंदा यहाँ पे आएगा, उस पेंटिंग को खरीदने के लिए ना बिडिंग करेगा, प्राइस बढ़वाएगा और हम लोग को बहुत ही बड़ा चूना लगाएगा। पेंटिंग को देखते हुए वो बंदा बोल रहा होता है तो बहुत ही कमाल की पेंटिंग है। सूचन सोच रहा होता है मेरे को बिल्कुल सही लगा था, एंटिक्स के बारे में बहुत ही कम लोगों को नॉलेज होती है,
एक फैंसी दुकान लगा के अमीर लोगों को फंसाना बहुत आसान हो जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है शॉपकीपर मुझे ये पेंटिंग चाहिए। जिलिंग बोल रहा होता है माफ करेगा लेकिन ये पेंटिंग ना ऑलरेडी बिक चुकी है। वो बंदा बोल रहा होता है अभी तक ये पैक नहीं हुई है, इसका मतलब तुम्हें पेमेंट नहीं मिली ना। अभी तुम्हें पेमेंट नहीं मिली इसका मतलब ये बिकी नहीं। मैं तुम्हें 5 मिलियन ऑफर कर रहा हूँ, तुम फटाफट से इसको मेरे लिए पैक कर दो। देखो अगर 5 नहीं तो 6 में तो मान जाओ। सू चैन बोल रहा होता है अंकल मैं मेरी बात मानिए और इस बंदे को ना इस पेंटिंग को खरीदने दीजिए। सच कहूँ तो इससे अच्छी क्वालिटी की तो पेंटिंग मैं कर लेता हूँ। लेकिन तभी गुस्से में मैंग जियांग टेबल के ऊपर 10 मिलियन का चेक रह देता है। जिलिंग सोच रहा होता है फिर से कट गया इसका। मैंने इस बार इस बेवकूफ से ना पूरे के पूरे 10 मिलियन निकलवा लिए। तभी वहाँ से भागते हुए पहले वाला बंदा बोल रहा होता है मेरे पास अभी 10 मिलियन नहीं है, लेकिन मैं उसे घर जाके लेके आ जाऊंगा, इसे बेचना मत। वही मैंग जियांग बोल रहा होता है शॉपकीपर फटाफट से पेमेंट लो, मेरे को पेंटिंग दे दो। जिलिंग बोल रहा होता है वो बंदा यहाँ चला गया और क्योंकि आप मेरे पुराने कस्टमर हो इसी वजह से मैं आपको इसको 10 मिलियन में दे देता हूँ। जिलिंग सोच रहा होता है मैंने इसके ऊपर एहसान भी जता दिया और इसको 10 मिलियन में बेच भी दिया। ऐसे बेवकूफ रोज थोड़ी ना मिलते हैं। पेंटिंग मिलने के बाद में मैंग जियांग बोल रहा होता है ये पेंटिंग ना पहले के मुकाबले और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। सू चैन बोल रहा होता है अगर आप 10 मिलियन में कच्चा भी खरीदोगे ना तो भी वो आपको खूबसूरत ही लगेगा। मैंग जियांग बोल रहे होते हैं बच्चे आज तुम्हारी वजह से मेरे को $8 मिलियन का लॉस हो गया। सू चैन बोल रहा होता है नहीं आप गलत हो, आपको पूरे के पूरे $10 मिलियन का नुकसान हुआ है। जब आपको पता चलेगा ना कि आखिर आपको कितना बड़ा चूना लगा है तो पक्का से आपको आपकी गलती का एहसास होगा। तभी वहाँ पे खड़े बंदे बोल रहे होते ओल्ड मैन लगता है कि आपने फिर से कोई एंटी खरीदा है, हम आपके बहुत ही पुराने दोस्त हैं, हमें भी तो पता ही क्या आपने क्या लिया है। मैंग जियांग बोल रहा होता है जब तुम लोग देखोगे ना तो तुम लोग की आंखें बाहर आ जाएगी, इतनी कमाल की चीज है। सू चैन बोल रहा होता है हाँ देख लो एक फेक पेंटिंग। मैंग जियांग बोल रहा होता है आखिर तुम बार बार इसको फेक क्यों बोल रहे हो। फिर वो उसको दिखाते हुए बोल रहा होता है सभी लोग देखो ये कितनी कमाल की पेंटिंग है, मैंने एक एंशिएंट आर्टिस्ट का मास्टरपीस खरीदा है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं सच में ब्रदर मैंग आपने तो बहुत ही कमाल की चीज खरीदी है, ये देख के तो हम लोग की जल भी रही है। अभी वो सभी लोग का अपना इंटेलिजेंस दिखाई रहा होता है तभी वहाँ पे एक ओल्ड मास्टर आते हैं जो कि बोल रहे होते हैं मेरे को भी ये ट्रेजर देखना है। उनके पास कई लड़की बोल रही होती है ये है मेरे ग्रैंडपा और इनका नाम है मिस्टर सन, ये हमारे कैपिटल के ना एक टॉप टायर एंटिक मास्टर है। बड़े बड़े के आर्कियोलॉजिस्ट भी ना इनसे चीजें पूछने के लिए आते हैं। आपकी किस्मत काफी अच्छी है कि आपकी चीज को ना ये खुद चेक कर रहे हैं। हंसते हुए बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं अगर ऐसी बात है ना तो आप भी देखिए इस कमाल की चीज को। ये बोलते हुए वो लोग उन मास्टर के सामने पेंटिंग खोल देते हैं। मास्टर सन बोल रहे होते हैं जिस आर्टिस्ट की आप बात कर रहे हो ना उसकी पेंटिंग स्टाइल ना काफी ज्यादा सिमिलर है, चाहे कलर्स की बात करो या फिर ड्राइंग की सभी सिमिलर्स है। सच में पेंटिंग तो काफी अच्छी बनाई गई है। मैंग जियांग बोल रहे होते हैं तो फिर आपके हिसाब से इसकी कीमत क्या होगी। मास्टर सन बोल रहे होते मेरे हिसाब से इसकी कीमत ना कम से कम 50 से 60 होगी। खुश होते हुए मैंग जियांग बोल रहा होता है क्या 50 से 60 मिलियन। पास में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं ब्रदर मैंग आपने बहुत ही कमाल की चीज खरीदी है, कभी कभी हमारी भी हेल्प कर दिया करिए ऐसे कमाल की चीजें खरीदने में। मैंग जियांग बोल रहा होता है मेरी किस्मत काफी अच्छी थी और कोई बात नहीं है। ओल्ड सन बोल रहे होते हैं तुम लोग यहाँ पे गलत समझ रहे हो, इसकी कीमत 50-60 मिलियन नहीं बल्कि 50-60 हजार है, वो भी इसी वजह से क्योंकि इसको ना काफी तरीके से ड्रॉ किया गया है। शॉक्ड होते हुए मैंग जियांग बोल रहे होते हैं क्या आपके कहने का मतलब है कि ये पेंटिंग फेक है। मास्टर सन बोल रहे होते हैं हाँ ये पेंटिंग फेक है। शॉक्ड होते हुए बाकी सारे बंदे बोल रहे होते क्या ये फेक कैसे हो सकती है, देखने में तो ये पूरी तरीके से रियल लग रही है और हम इस बंदे को जानते भी नहीं, हो सकता है ना कि ये बंदा झूठ बोल रहा हो। ब्रदर मैंग आखिर आपने इसके लिए कितना पे किया है। मैंग जियांग बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो मिस्टर सन का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है आखिर आप इसको फेक कैसे बोल सकते हो, क्या आप कंफर्म हो कि आपने कोई भी गलती नहीं करी है। सन की ग्रैंडडॉटर बोल रही होती है अगर बात करनी है तो दूर से करो, हाथ पकड़ने की कोई भी जरूरत नहीं। और वैसे भी मेरे ग्रैंडपा ना इस कंट्री के बेस्ट एंटिक मास्टर में से एक है, अगर इन्होंने कहा कि ये फेक है तो इसका मतलब ये फेक है। अगर मार्केट में सभी लोगों को पता चलेगा ना कि मास्टर सन ने इसको डिसअप्रूव किया है तो कोई भी इसको 10,000 में भी नहीं खरीदेगा। सन बोल रहे होते रूरू प्लीज शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। रही बात आपकी तो अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस पेंटिंग को थोड़ा सा फाड़ के देख लो, यहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहली चीज इस पेंटिंग के जो कलर है ना वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट है। आप ही बताइए 1000 साल पुरानी पेंटिंग के कलर इतने वाइब्रेंट कैसे हो सकते हैं। और ये पेपर भी काफी फ्रेश नहीं लग रहा। पुराने टाइम में लोग ना मोटे मोटे पेपर के ऊपर ड्राइंग किया करते थे ताकि वो पेपर डिस्ट्रॉय ना हो, ऐसे पेपर तो उस टाइम पे हुआ ही नहीं करते थे, तो फिर आखिर आया कहाँ से। तभी मैंग जियांग पेंटिंग को फाड़ते हुए बोल रहा होता है मैं यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मास्टर सन बोल रहे होते इस पेपर को ना ध्यान से देखो, इसमें जो ये थ्रेड्स निकले हुए ना पॉलिस्टर के बने हुए हैं। पेपर पल्प और पॉलिस्टर मिलाने से ना वो पेपर काफी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है, पर इस टेक्निक को आए हुए तो 100 साल भी नहीं हुए, तो जब ये पेपर 100 साल पहले बनता ही नहीं था तो फिर आखिर ये पेंटिंग 1000 साल पुरानी कैसे हो सकती है। मैंग जियांग बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका मतलब ये एक फेक पेंटिंग है। स्टार्टिंग से ही सू चैन बिल्कुल सही था और ये कमीना इसने मेरे को धोखा दिया है। आज तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आज मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा।
फिर वो जिलिंग को पकड़ते हुए बोल रहा होता है, कमीने कहे कि आखिर तू कहाँ जाने की सोच रहा है, मेरे को चुना लगाने के बाद मैं तुझसे भागने वाला था। फिर वो उसको पटकते हुए बोल रहा होता है, अभी के अभी मेरे पैसे वापस कर। जिलिंग बोल रहा होता है, क्या मिस्टर मैंग आपने क्या बोला, लगता है कि अब हमारी दुकान के रूल भूल चुके हो। बेचने के बाद में ना हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वैसे भी आपको तो पता ही है ना कि ये एक एंटिक शॉप है, अगर आपको गलत एंटिक मिला है तो ये आपके ऊपर है। दुकान की इस चीज में ना कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती। वैसे ये बात तो है कि आप मेरे एक बहुत ही पुराने कस्टमर हो, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं आपको एक और मौका देता हूँ। मैं आपको पैसे तो वापस नहीं करने वाला, ये मेरी पॉलिसी है, लेकिन आप मेरे दुकान में से ना कोई भी एक सामान लेके आ सकते हो, उसके लिए मैं कोई भी चार्ज नहीं करूँगा। चिढ़ते हुए मैंग जियांग बोल रहा होता है, मेरे को तेरा कोई भी सामान नहीं चाहिए, मेरे को मेरे पैसे वापस कर। तभी सुचेन बोल रहा होता है, फादर इन लॉ वैसे भी ये कमीना ना कुछ भी देने वाला नहीं, तो इससे बढ़िया हम यहाँ से कुछ ले लेते हैं। फिर अंदर घुसते ही सुचेन का ध्यान एक बॉल के ऊपर जाता है। सुचेन बोल रहा होता है, ठीक है मैं इसको खरीद रहा हूँ। शॉपकीपर बोल रहा होता है, तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी करी, 6 महीने से वो आइटम ना मेरी दुकान में पड़ा हुआ है, कोई भी इसके 1000 युआन देने तक के लिए तैयार नहीं था, और तुमने 10 मिलियन के बदले में ये चीज ले ली। ठीक है फिर मिस्टर मैंग जियांग, हम लोग का हिस्सा बराबर हुआ। तभी सुचेन अपनी पावर का यूज करते हुए उस बॉल के ऊपर की लेयर को तोड़ देता है। सुचेन बोल रहा होता है, देख अपनी बात से पीछे मत हटना, हमारा हिस्सा बराबर हो चुका है, 10 मिलियन के बदले में ये चीज ना इतनी बुरी नहीं। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, क्या एक ल्यूमिनस पर्ल जेट, इसकी जो क्वालिटी है ना तो बहुत ही कमाल की है, मार्केट में मिनिमम बिना इसके 50 मिलियन तो मिल ही जाएंगे। रूरू बोल रही होती है, सच में देख तो लगे रहता कि इस बेकार से पत्थर के अंदर से इतनी कमाल की चीज बाहर निकल सकती है। वही मास्टर सन बोल रहे होते, इस बच्चे ने पूरी की पूरी दुकान को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए देखा और पूरी दुकान का सबसे वैल्यूएबल आइटम खोज लिया। मैंने अपने करियर में ना आज तक इतने कमाल का प्रेजेंट नहीं देखा। जिलिंग बोल रहा होता है, नहीं तुम इसको नहीं ले सकते। सुचेन बोल रहा होता है, देख तो अपनी बात से पीछे हट रहा है। वहीं जिलिंग बोल रहा होता है, नहीं ये पर्ल मेरा है तो मेरे को वापस कर। मैंग जियांग बोल रहा होता है, तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्या, हमें ठगते हुए तो तुमने बोला था कि बेची हुई चीज को वापस नहीं किया था, और अब जबकि हम लोग को फायदा हो चुका था तो हमको इसे वापस मांग रहे हो। शॉपकीपर बोल रहा होता है, लगता है कि सीधी उंगली से ना घी निकलने वाली, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और मेरे शॉप के पीछे कौन है। अभी के अभी इस पर्ल को यहाँ पे छोड़ के जाओ, वरना मैं कियानशेंग हॉल के बॉस ली को यहाँ बुला लूंगा। अगर वो यहाँ पे आ गए ना तो तुम्हारे यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सुचेन बोल रहा होता है, कियानशेंग हॉल आखिर ये क्या चीज है। मैंग जियांग बोल रहे होते हैं, कियानशेंग हॉल ना हमारी सिटी के सबसे पावरफुल गैंग में से एक है, उसका लीडर है झाओली, जो कि एक्सलेंस ग्रुप को कंट्रोल करता है। अगर हमारे बॉडीगार्ड साथ में होते तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, पर हमारे बॉडीगार्ड साथ में नहीं है तो इसी वजह से फालतू में रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं। 50 मिलियन का तो क्या है, हम इसको महीने भर में कमा लेंगे, फालतू जान के ऊपर रिस्क लेने की ना कोई भी जरूरत नहीं। चलो बच्चों हम वापस चलते हैं, दे दो इस भिखारी को ये पर्ल। तभी अंदर आते हुए मास्टर सन बोल रहे होते, यंग मैन क्या तुम इस चीज को मेरे को बेचना चाहोगे, अगर तुम इसको मेरे को बेचते हो ना तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। सुचेन बोल रहा होता है, नहीं नहीं ये पर्ल मेरे को बहुत ही पसंद आया है, इसी वजह से इसको तो मैं रखूंगा। वैसे भी मुझे यहाँ पे रुक के देखना है कि आखिर वो कियानशेंग हॉल वाले ना मेरा कहीं बिगाड़ लेंगे, इसका बॉस लिया या फिर टिया मेरा कद्दू नहीं फाड़ सकते। शॉपकीपर बोल रहा होता है, लड़के तुमने अक्कड़ में ना बहुत ही बड़ा पंगा ले लिया, अगर आज मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा पाया ना तो मैं ये बात मानूंगा कि मैं इंसान का नहीं बल्कि कुत्ते का बच्चा हूँ। सुचेन बोल रहा होता है, ठीक है फिर बिड डिसाइड कर लो, क्योंकि जल्दी तुम्हारी पूरी की पूरी कियानशेंग हॉल पिटने वाली है। मास्टर सन सोच रहे होते हैं, जो यंग बच्चे होते हैं ना वो बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्से में आते हैं। आगे हम देखते वो लोग शॉप से निकल गए होते हैं। मैंग जियांग बोल रहा होता है, सुचेन तुम्हें क्या लगता है क्या वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे, या वो शॉपकीपर ऐसे ही बकवास करा था। सुचेन बोल रहा होता है, अगर आएंगे तो पिट के जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो उन्हीं के लिए अच्छा है। तभी अचानक से उनके कार के सामने एक कार आ जाती है, जिसकी वजह से उन लोगों को सडन ब्रेकिंग करनी पड़ती है। ली हाओ बोल रहा होता है, कौन है वो कमीना जो कि मेरे कियानशेंग हॉल के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहा है, लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से ना प्यार नहीं, गाड़ी में क्या बैठा है, चल फटाफट से बाहर निकल। तभी बाहर निकलते हुए सुचेन बोल रहा होता है, तो फिर तुम यहाँ पे दिक्कतें खड़ी कर रहे हो। घबराते हुए ली हाओ बोल रहा होता है, क्या आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। आगे बढ़ते हुए ली हाओ का बंदा बोल रहा होता है, लड़के लगता है कि तेरे को मरने की ना काफी जल्दी है, चल आज मैं तेरे को दिखाता हूँ कि जब खोपड़ी खुलती है ना तो कैसा लगता है। ये बोलते हुए 2 बंदे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं ली हाओ बोल रहा होता है, रुको ऐसा मत करना, लेकिन तभी सुचेन उन दोनों को एक ही पंच में उड़ा चुका होता है। सुचेन बोल रहा होता है, 2 गए अब एक और बाकी। ली हाओ बोल रहा होता है, प्लीज मेरे को मत मारिए, मेरे को पता चलेगा कि आपके रास्ते में आके मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। सुचेन बोल रहा होता है, नहीं नहीं अभी तुम्हें कहाँ पता चल रहा है कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है, लास्ट टाइम ना गैंपा काफी ज्यादा बीमार थे, इसी वजह से मैं तुम्हें सही से देख नहीं पाया था, उस टाइम पे तुम भाग गए थे, लेकिन इस बार तुम फिर से सामने आ गए। अगर तुम्हें समझ में आ गया होता कि मेरे से पंगा नहीं लेना तो तुम यहाँ पे नहीं आए होते ना, पर तुम यहाँ पे आए हो इसका मतलब तुम अभी भी मेरे को हल्के भी लेते हो ना। अपने घुटनों पे आते हुए ली हाओ बोल रहा होता है, प्लीज बॉस मेरे को सिर्फ एक बार के लिए माफ कर दीजिए, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। सुचेन बोल रहा होता है, ठीक है फिर मुझे अपने हेडक्वार्टर लेके चल, तुम लोग की वजह से ना हमारी मैंग फैमिली को बहुत बार दिक्कतें आई है,
और आज तो मेरा मूड भी अच्छा नहीं, इसी वजह से तुम लोगों को पीट के मेरा मूड अच्छा करूंगा। आज मैं कियान शेंग हॉल और हमारी फैमिली की दिक्कतें दोनों को एक साथ में खत्म करूंगा। सू चैन सोच रहा होता है ग्रैंडपा मैंग को पसंद दिया गया था और इस बात की काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि ये काम करने वाले कियान शेंग हॉल के बंदे थे। तो फिर सच में जाके जाना ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है कि क्या लोग सच में इसके पीछे थे कि नहीं। आगे जो ली हाओ होता है वो मैं सू चैन को हेडक्वार्टर लेके आ गया होता है। ली हाओ बोल रहा होता है बॉस मुझे काफी डर लग रहा है। सू चैन बोल रहा होता है मैं तुम्हें नहीं पीट रहा, तो फिर आगे तुम्हें मेरे अलावा किसे डर लग रहा है। ली हाओ बोल रहा होता है बॉस आप ना समझ नहीं रहे, कियान शेंग हॉल का ना सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए लीडर मैं हूँ। हमारे रियल लीडर का नाम है वांग कियान शेंग, जो कि एक यंग फाइटर है, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि पूरे तियानसा सिटी के अंदर ना कोई भी नहीं रह सकता। और आपको पता है वो आने वाले 20 सालों के अंदर ना पक्का से ग्रैंड मास्टर भी बन जाएगा। अगर उसे पता चलेगा ना कि मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ तो वो पक्का से मुझे बहुत पीटेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे को मार डाले। मैं आपको यहाँ तक लेके आ चुका हूँ, तो प्लीज आप अंदर अकेले चले जाइए ना। सू चैन बोल रहा होता है डरने की क्या बात है जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। टेंशन मत लो, वो कियान शेंग जो भी कोई है ना वो तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएगा। तभी सीन चेंज होता है, हमें हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कियान शेंग बोल रहा होता है वो बेवकूफ ली हाओ, आखिर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। एक दुकान पे जाके कुछ बंदों को सबक सिखाना था, इतने छोटे से काम के लिए भी उसको इतना टाइम लग रहा है। वैसे लास्ट टाइम भी तो मैंग फैमिली का सिर्फ और सिर्फ 2 औरतों के हाथ से इन्विटेशन लेकर आना था, वहाँ भी वो बेवकूफ ना अपना काम सही से नहीं कर पाया। तो इस बार भी आखिर मैं उसे क्या ही उम्मीद रखूं, आखिर वो क्या ही कर लेगा। मेरे को खुद जाके देखना चाहिए कि आखिर वो अभी कहाँ पे है और क्या कर रहा है। तभी गेट तोड़ते हुए उसके बंदे अंदर आके गिरते हैं। सू चैन बोल रहा होता है तो फिर तू है इन कुत्तों का मालिक वान कियान शेंग। कियान शेंग बोल रहा होता है तू कौन है बे। सू चैन बोल रहा होता है चल फटाफट से बता, क्या मैंग हाओ को पसंद देने वाले तुम ही लोग थे। अगर तू मेरे क्वेश्चन का आंसर कर देगा ना तो मैं तेरे को नहीं पीटूंगा, और अगर नहीं करेगा तो तेरे को बहुत पीटूंगा। कियान शेंग सोच रहा होता है मैं इस बंदे के अंदर से ना बिल्कुल भी इस वजह को सेंस नहीं कर पा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशन में होता है, या फिर तो जो ये बंदा है ना इसकी कल्टीवेशन मुझसे काफी ज्यादा हाई है, या फिर इसके पास में बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं, उम्र में मुझसे बहुत ही छोटा है। तो अगर इसकी कल्टीवेशन मुझसे अच्छी होती तो ये मुझसे बहुत ज्यादा फेमस होता, पर मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना। इसका मतलब ये ऑर्डिनरी सा इंसान है जो कि यहाँ पे मेरे हाथों मार खाने के लिए आया है। आगे बढ़ते हुए कियान शेंग बोल रहा होता है अगर तू उस बुढ़े मैंग हाओ को जानता है तो क्या तुझे उसने ये नहीं बताया कि कियान शेंग हॉल में ऐसे एंटर नहीं करना चाहिए। देख उसे तुझे यहाँ पे भेज तो दिया, लेकिन आखिर अब तुझे यहाँ पे कौन बचाएगा। सू चैन बोल रहा होता है तेरी बातें सुन के लग रहा है कि तुम ही लोगों ने उसको पॉइजन दिया था। ठीक है फिर अब तुम लोग का क्या इंतजाम करना है मैं डिसाइड कर लिया है। ये बोलते हुए सू चैन वहाँ से गायब हो जाता है। कियान शेंग बोल रहा होता है आखिर तू गया कहाँ पे, बड़ी बड़ी बातें करा था ना, आखिर अब डर के भाग क्यों रहा है। सू चैन बोल रहा होता है पहली बार ना एक कॉप्स को बात करते हुए देखा है। तभी खून खांसते हुए कियान शेंग बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, क्या इस बंदे ने मेरे ऊपर इतनी स्पीड से अटैक किया कि मैं देख तक नहीं पाया, और इतनी कम एज होने के बावजूद भी इसकी कल्टीवेशन मुझसे इतनी ज्यादा है। घबराते हुए ली हाओ सोच रहा होता है क्या कियान शेंग इतनी इजीली हार गया, अगर ये नहीं बच पाया तो मैं तो क्या चांस बनता है। यहाँ से भाग जाता हूँ, बच जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से नहीं भागा ना तो मैं पक्का से यहाँ पे इसके हाथों मारा जाऊंगा। तभी ली हाओ को रोकते हुए सू चैन बोल रहा होता है तू कहाँ जा रहा है। ली हाओ बोल रहा होता है मेरे घर पे ना छोटी छोटी मुर्गियाँ है, अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगा ना तो वो भूख के मारे मर जाएंगी, इसी वजह से मैं उनको खाना डालने जा रहा था। वैसे आप बताइए ना बॉस कि आपको मुझसे क्या काम है। सू चैन बोल रहा होता है तुम लोग के पास में ना बहुत सारे गुंडे हैं, और अगर उन लोगों ने गुंडागर्दी करना छोड़ दिया ना तो वो और कोई काम कर भी नहीं पाएंगे। इस बेरोजगारी के जमाने में ना मैं कुछ और लोगों से उनका काम नहीं छीन सकता, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम सभी को छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में अब इस पूरी जगह को ना तू हैंडल करेगा। काम तो मेरे लिए करेगा लेकिन पेमेंट ना झाड़ू से लेगा। घबराते हुए ली हाओ बोल रहा होता है आप बोल रहे हो कि मैं डबल एजेंट के तौर पे काम करूं। सू चैन बोल रहा होता है क्यों तुम्हें ये करने में कोई दिक्कत है क्या। रोते हुए ली हाओ बोल रहा होता है नहीं मैं आपके लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। साथ ही ली हाओ सोच रहा होता है बॉस झाओली मुझे माफ करेगा, मैं आपके लिए बहुत ही लॉयल हूँ, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा प्यारी ना अपनी जिंदगी है। सू चैन बोल रहा होता है देख मैंने तेरी बॉडी के ऊपर एक कर्श लगा दिया है, जब तक तू मेरे लिए ईमानदारी से काम करेगा तो तब तक ठीक रहेगा, और जिस टाइम तूने मुझसे गदाई करने का ट्राई भी करा ना उसी टाइम ना तेरे को समझ में आ जाएगा कि आखिर मेरे को धोखा क्यों देना चाहिए। ली हाओ सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, मेरे हाथ के ऊपर अजीब सा मार्क कैसे आ गया। सू चैन बोल रहा होता है ठीक है अब मैं चलता हूँ, जब भी मेरे को काम होगा ना मैं तेरे को इन्फॉर्म कर दूंगा। ली हाओ बोल रहा होता है मैं नहीं बचने वाला, अगर मैं डबल एजेंट के तौर पे काम करूंगा ना तो मेरे को जल्दी कोई ना कोई पार्टी खत्म कर देगी। वही सीन चेंज होता है, मैं एंटीक शॉप का सीन दिखाया जाता है। शॉपकीपर सोच रहा होता अभी तक बदल ली हाओ ने ना उस बंदे की हालत खराब कर दी होगी, वो पक्का से बदल ली हाओ के पैर पकड़ के ना माफी मांग रहा होगा। तभी जो ली हाओ होता है उसके पास रहता है, खुश होते हुए शॉपकीपर बोल रहा होता है बदली लगता है कि आपने सुजन की हालत ना खराब कर दी, वो पक्का से अभी इस हालत में होगा कि वो खड़ा भी ना हो पाए। ली हाओ सोच रहा होता है सच में अभी काफी सारे लोग ना इस हालत में है कि वो खड़े ना हो पाए।
पर वो सू चैन नहीं बल्कि हमारे लोग है। ली हाओ बोल रहा होता है सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, तू तो आज नहीं बचने वाला। अगर तू नहीं होता ना तो मैं कभी भी सूचन से फाइट ही नहीं होती। वैसे एक सेकंड रुको, अभी सूचन यहाँ पे नहीं है। अगर मैं बॉस झाली को कॉल करके सबको बता देता हूँ ना तो वो पक्का से कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे ली हाओ को काफी खतरनाक झटका पड़ता है। ली हाओ बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ना फिर से धोखा देने की नहीं सोचूंगा। अब मेरे को यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई, मैं तो नहीं बचने वाला। इसी वजह से मैं उस बंदे को भी नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। शॉपकीपर तेरी वजह से ना मेरे को बहुत ही नुकसान हुआ है, तो फिर चला मेरे को कंपनसेट कर। आगे जो ली हाओ होता है वो काफी सारा सामान लेके वहाँ से निकल गया होता है। वही रोते हुए शॉपकीपर बोल रहा होता है मैं तो बर्बाद हो गया, इन्होंने तो बेचने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तभी सीन चेंज होता है, मैं एक्सीलेंस ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। झावली ली हाओ को कॉल करने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन उसका कॉल पिक नहीं कर रहा होता। चिढ़ते हुए झावली बोल रहा होता है आखिर वो ली हाओ मर कहाँ गया, आखिर उसकी हिम्मत कैसे मेरे कॉल रिसीव न करने की। तभी फोन के ऊपर ली डोंग के डैड का कॉल आता है। ली डोंग के डैड बोल रहे होते हैं झालू तुम्हें तो कहा था कि तुम मैंग फैमिली को बहुत सबक सिखाओगे, पर वो लोग तो अभी बिल्कुल ठीक है। झावली बोल रहा होता है मैं तो अपनी चाल चली ही थी लेकिन पता नहीं कैसे मैंग फैमिली के लोग बच गए। मैंग फैमिली की कंपनी को ना मैंने बहुत ही गंदा फंसाया था, रोजी तक ना अरेस्ट हो चुकी थी। लेकिन तभी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जियांग बीच में आए और उन्होंने सभी लोगों को बचा लिया। मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो लोग इतने बड़े आदमी को कैसे जानते हैं। ली डोंग बोल रहा होता है मेरे को ना इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी बात से फर्क पड़ता है कि मेरे को मैंग फैमिली को ना डिस्ट्रॉय होते हुए देखना है। झावली बोल रहा होता है आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंग फैमिली का सूरज तो डूब के रहेगा। भले ही झाओ फेन फेल हो गया हो लेकिन उसके डैड झाओ जिंगमिन ना अभी भी कंपनी के अंदर है और उनके बेटे के साथ में जो भी कुछ हुआ ना उसको लेके उनके मन के अंदर भी काफी नफरत है। अभी जो ड्रीम ग्रुप के लोग हैं ना वो एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी जो व्हाइट एंड लवली क्रीम है ना उन लोगों का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और इस क्रीम को बनाने वाली मेन टीम को ना जिनमिंग ही मैनेज करते हैं। जल्दी ही जिनमिंग ना इस प्रोजेक्ट को भी छोड़ने वाले हैं और अपने साथ में अपने सारे बंदों को लेके जाने वाले हैं। उनके पास में क्रीम बनाने वाले लोग उसका सीक्रेट फॉर्मूला है, बिना उनके ना ड्रीम ग्रुप कुछ भी नहीं कर पाएगा और उनकी जो बिलियन की इन्वेस्टमेंट है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसी सिटी के अंदर वो मैंग फैमिली वाले ना भीख मांगेंगे और ये दिन जल्दी ही आने वाला है। तभी सीन चेंज होता है, मैंग फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। सू चैन के पास में आते हुए मैंग जियांग बोल रहे होते हैं लड़के अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ पे मिल गए। सू चैन बोल रहा होता है अभी खुशी देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ है। मैंग जियांग बोल रहा होता है अच्छा नहीं बहुत ही कमाल की चीज हुई है, वो जो एंटीक स्टोर वाला था ना उसने हमारे पैसे वापस कर दिए और उसने अपोलॉजी के तौर पे ना हम लोगों को एक जेन्युइन बहुत ही फेमस पेंटिंग दी है। सू चैन सोच रहा होता है लगता है कि ली हाओ ने अपना काम सही तरीके से कर दिया, इसी वजह से शॉपकीपर ने पैसे वापस कर दिए। मैंग जियांग बोल रहे होते वैसे तो मैंने इस पेंटिंग के लिए पे नहीं करा, पर क्या तुम इसको देख के बता सकते हो कि आखिर ऑथेंटिक है भी की नहीं। सू चैन बोल रहा होता है अपने फादर इन लॉ के लिए तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। अभी सूचने सब कुछ चेक कर ही रहा होता है तभी वहाँ पे रोजी आती है। रोजी के डैड बोल रहे होते हैं क्या हुआ, आखिर तुम आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या कोई दिक्कत हुई है क्या। रोजी बोल रही होती है डैड डॉक्टर जुई कहाँ पे है। मैंग जियांग बोल रहे होते हैं वो तुम्हारे गनपा के लिए ना दवाई बना रहे थे, क्या कुछ हुआ है क्या। रोजी बताती है झाओ जिनमिंग अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर प्रोजेक्ट को छोड़कर चला गया, उसके पास ना सीक्रेट फॉर्मूला था और वो सारे के सारे लोग भी थे जो कि इसके ऊपर काम कर रहे थे। पता नहीं बिना सीक्रेट फॉर्मूला के हम इसको फिर से कैसे बनाएंगे। इसी वजह से मैं घर पे जा रही थी ताकि मैं डॉक्टर जुई से ना इस चीज के बारे में बात कर सकूं, क्या पता वो उस क्रीम को देख के फॉर्मूला क्रिएट कर ले। सू चैन बोल रहा होता है अगर दिक्कत सीरियस है तो मैं भी साथ में चलता हूँ। वही मैंग जियांग बोल रहा होता है मेरे को भरोसा है कि अगर सूचन साथ में है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।